जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन सीरीज का आज दूसरा सेट चलेगा, जिसमें साथियों जीके, जीएस और करंट अफेयर से 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज आपको इसमें कम से कम 45 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं, यानी कि आज आपका कटअप रहा 45 प्रश्नों का। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर डी केरल है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक है, याद रखिएगा। और देश में पूछे यानी कि विश्व में पूछे कौन सा देश कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील। और चाय उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो याद रखिएगा चाय में असम है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए जूट, मूंगफली और कपास ये क्या है? तो नकदी फसल के उदाहरण है, जबकि ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है। और यहाँ पे जूट की बात करें तो इसका सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कपास पूछे तो ये सबसे अधिक गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कौन चुने गए हैं? तो याद रखिएगा दिलीप तिर्की को चुना गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में। चलिए आगे देखिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर बताएंगे 4 के लिए। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। मत्स्य उत्पादन से कौन से संबंधित है? तो याद रखिएगा नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। और साथियों अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में है? तो याद रखिएगा लोथल कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला शहर का नाम क्या है? तो हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। आगे देखिए, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? चलिए 6 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। और पीडीएफ की बात करें तो साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा आशा पारेख को दिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है?
चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है ये किस वेद में इसका जिक्र मिलता है? तो इसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। ये सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद याद रखिएगा। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है और जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है इसी में दिया गया है, अथर्ववेद में। और सबसे पुराना वेद पूछे तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा। टोटल वेद 4 है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मनुस्मृति ध्यान रखना है, पुराना स्मृति है मनुस्मृति। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों ये जो प्राप्त होता है कठोपनिषद से। किस उपनिषद में? तो कठोपनिषद में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। कितना सितंबर को? तो 27 सितंबर को, ध्यान रखिए। आगे देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में किया गया था। किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पूछा जाता है 1210 में। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की बात करें, ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? देखिए, पूरे भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। और किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या मनाया जाता है? तो एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया जाता है? किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर की उत्पादन के 50% तक कर दिया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो किस सुल्तान ने किया था भूमि कर का जो उत्पादन था पूरा में, तो 50% तक कर दिया था कर को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न बनता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो साथियों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार संतों के द्वारा। किसके द्वारा? आलवार संतों के द्वारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम।
रोम इटली की राजधानी है। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो याद रखिएगा जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में और इस समय भारत का जो बादशाह था कौन था? तो अकबर था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अकबर। आगे देखिए भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो हमने आपको बताया था जनगणना, भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और जबकि पूछे अगर आपसे कि 10 के आधार पर जनगणना किसके समय में, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, जिसे नियमित जनगणना भी कहा जाता है। और जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड मेयो के समय में। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूलन गोस्वामी किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है क्रिकेट। आगे देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? देखिए 1857 की क्रांति किसके समय में होता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई उत्तर प्रदेश के मेरठ से होता है और इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो कमल और चपाती। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आरा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है? तो साथियों बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है पद्मा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, तो इसे ध्यान रखें। आगे देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको सीआरपीएफ कहा जाता है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो 22 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सुजॉय लाल थाउसेन बने हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? तो देवप्रयाग में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो देखिए जो नदियाँ पूरब की ओर बहती है यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर, मांडवी भी पश्चिम की ओर, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि महानदी जो है ये पूरब की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है, ना कि एस्चुरी का। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है महानदी। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेल्वास के नाम से। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? चलिए आंसर कीजिए, कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो ये है लूनी नदी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है लूनी नदी। नर्मदा नदी को ध्यान रखना है, इस पर है कौन सा बांध? तो सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर? गुजरात में। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखें, धुआंधार जलप्रपात। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो
ओजोन की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ओजोन का जो क्षय हो रहा है CFC गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड से नहीं होता है, अम्ल वर्षा जो है ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड के कारण होता है, ना कि नाइट्रिक एसिड से, तो यही सुमेलित नहीं है। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव खाली स्थान तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। तो अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव जो है ये 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने आज के 60 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए। तो प्यारे साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था 1973 में। कब? तो 1973 में। आगे देखिए, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है जो राज्य जनसंख्या में सबसे छोटा है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? तो सिक्किम है। तो ये जो है जैविक खेती पर आधारित है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। चलिए आंसर कीजिए। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और सूखा रोग। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने नारा दिया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। तो ये नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था जय हिंद का नारा किसने दिया था? इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा आंसर आपको करना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपसे पूछा जाता अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसी में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। जबकि ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है, याद रखिएगा, भारत को बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग का उपज था? चलिए बहुत ही सिंपल है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत का एक शोध केंद्र है, इसी को कहा जाता है दक्षिण गंगोत्री। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया है, स्प्रिंग जो है संकुचित हो जाएगी। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है सुपीरियर और यूरोन को जोड़ती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुपीरियर और यूरोन को। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल है 30। याद रखिए क्या है? आर्टिकल 30 है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो देखिए, ग्लाइकोजन जो है ये जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक है और ये होता है पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पॉलीसेकेराइड। आगे देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था?
तो इस प्रश्न को हमने बहुत बार बताया है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था, संपत्ति का मौलिक अधिकार? तो 1978 में जो 44वां संशोधन होता है इसी के तहत। और वर्तमान में टोटल अब 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है ये संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये किसका अंग है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, जिसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो प्यारे साथियों, निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में मूल्यह्रास को माइनस किया जाता है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, जीवन जीने का जो अधिकार है इसे निलंबित नहीं किया जाता है आपातकाल के दौरान। तो आर्टिकल है 20 और 21, याद रखिएगा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? देखिए, भारत में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी ये 1926 में हुई थी, लेकिन इससे पहले एक अधिनियम आया था। तो ये अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी एक्ट के तहत 1926 में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो साथियों, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम आपको बताना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 5 अस्थायी सदस्य देश है और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य देश। तो 5 अस्थायी सदस्य देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है और हिमालय जो है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की बात करें तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिए, गुरु शिखर। डेविस कप किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए, डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे हमने बहुत बार बताया है, कार्ल मार्क्स है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव है द्रव्य अमोनिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में एनजीटी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो साथियों, एनजीटी की जो स्थापना है ये 2010 में किया गया था। कब? तो 2010 में। वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, इसी को कहा जाता है शॉर्ट में वैश्वीकरण। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। और जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? तो प्राकृतिक विनाश और वनस्पतियों के विनाश से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो देखिए, धरती पर जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन अगर अधिक मात्रा हो जाए तो ये हानिकारक भी है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है, तो 78% है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा आता है, उड़ीसा नहीं आता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो साथियों भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है ये है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। जो ऑप्शन में दिया गया है 2009। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो आर्थिक योजना जो है ये किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समवर्ती सूची। और शिक्षा भी समवर्ती सूची का ही विषय है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए जनगणना ये किस सूची का विषय है। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो साथियों भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है ये संसद को अधिकार है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।